पुष्पा की कहानी शुरू होती है इंडिया से कोसों मील दूर जापान में। एक प्रथा है जहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान उपहार करता है और इनके अंदर इनका एक पौराणिक बाजा काफी ज्यादा फेमस है जो कि बनता है लाल चंदन की लकड़ी से। मगर यह लकड़ी जापान में नहीं बल्कि चाइना से इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। लेकिन इस लकड़ी को चाइना की बॉर्डर पर लाने के लिए इसे इंडिया के मद्रास से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मद्रास के सभी चेक पोस्ट से सभी लकड़ियों को निकालने का काम सिंडिकेट नामक एक टीम को दिया गया है जो कि शेषाचलम के जंगलों से इस लाल चंदन यानी कि महंगी लकड़ी को निकालकर जापान तक इंपोर्ट करवा दें। और इसी के साथ एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पराज की, जो कि अपने ट्रक के अंदर लाल चंदन की लकड़ी को भरकर शेषाचलम के जंगलों से भाग रहा होता है। मगर उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस उसका रास्ता रोक लेती है तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 10,000 लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। मगर वह लोग उसकी बात नहीं मानते और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो पुष्पा कहता है कि 10 नहीं तो 20 नहीं तो 30 नहीं तो 40 नहीं तो 50 में तो मानो। मगर पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे पीट पीट कर गाड़ी के अंदर डाल देते। तो पुष्पा उन्हें कहता है कि 1 लाख कैसा रहेगा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी पूरी मंडली को 1 लाख बोल रहा हूँ, अरे हर एक जने को 1 लाख कह रहा हूँ। यह लाइन सुनते ही तो सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि साहब आखिर आप हो कौन और वैसे यहाँ जंगलों में आना कैसे हुआ। तो वह कहता है कि पुष्पा नाम है मेरा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने काम से काम रखो। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पीछे, जहां पर हम देख पाते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी मिल में काम कर रहा होता है और अपने ब्रेक टाइम में चाय को पीने के लिए अपने टांग पर टांग रखकर चाय के साथ पाव खा रहा होता है। और तभी वहां पर मील का मालिक पहुंचता है तो मैनेजर को वह कहता है कि आखिर यह बाहर कौन है जो कि पैर पर पैर डालकर बैठा है, इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। तो मैनेजर उसे आकर कहता है कि भाई आखिर तू मालिक के सामने इस तरीके से कैसे बैठा है। वह काफी गुस्सा हो रहे हैं तो पुष्पा उन्हें कहता है कि ओए यह लेफ्ट पैर अपना और राइट पैर भी अपना, तो तेरे मालिक की लुंगी में काहे को खुजली हो रही है। मैं जो भी करता हूँ अपने मेहनत की करता हूँ, अगर तुझे मेरा तरीका नहीं पसंद तो मुझे तेरी नौकरी नहीं पसंद, संभाल आज से तेरी नौकरी। और वही दूर खड़ा होकर केसर नाम का आदमी यह सब देख रहा होता है और वह भी सोचता है कि मुझे भी अपना मालिक अब बदल लेना चाहिए। और तब से वह उसके साथ हो जाता है। गांव में पुष्पा की मां पर कर्ज काफी ज्यादा था, इसलिए हर वक्त मुनीम उसकी मां को धमकाता था, आखिर मेरा पैसा कब देगी, इतने महीने अभी तक तूने मेरा पैसा नहीं दिया। तो पुष्पा अपनी भैंस को बेचकर उस मुनीम को उसके पैसे देता है और साथ ही यह भी कहता है कि जब तूने पैसे मांगे तो पूरे गांव के सामने जलील किया था, तो आज अगर तुझे तेरे पैसे मिल गए तो हर किसी के सामने जाकर तुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ पुष्पा ने मेरे पैसे मुझे दे दिया है। और जाते वक्त वह मुनीम उसे कहकर जाता है कि या तो तेरी अकड़ तुझे जमीन में मिला देगी या फिर इस दुनिया का राजा बना देगी। अगले दिन जब पुष्पा दिहाड़ी की गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है तब वहां पर 2 गाड़ी आती है, एक 100 की और एक 1000 की। तो पुष्पा केशु से पूछता है कि आखिर इनमें अंतर क्या है। तो केशु बताता है कि 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और अगर 1000 में रहोगे तो फायदे, लेकिन उसमें जान का जोखिम है। लेकिन पुष्पा बिना कुछ सोचे समझे उस 1000 वाली गाड़ी में चढ़ जाता है, जहां पर वह गाड़ी उसे मद्रास के शेषाचलम के जंगलों में लेकर जाते हैं। सबसे पहले तो वह का पुजारी सभी दिहाड़ी मजदूरों की पूजा करवाते हैं और फिर नए काम की शुरुआत के लिए सारे दिहाड़ी मजदूर जंगल के लाल चंदन की लकड़ी को काटने लगते हैं। अब जहां पर अवैध काम होता है तो पुलिस तो वहां पर होनी थी, इसलिए वहां पर गोविंद नाम का ऑफिसर पहुंचकर सारे इनलीगल काम को रुकवाने की कोशिश करने वाला होता है।
लेकिन पुष्पा कहता है कि हमने इतनी मेहनत करी और बिना अपने फायदे के यहाँ से चले जाएं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं झुकेगा नहीं साला। तभी गोविंद वहाँ पर आकर सबसे पूछता है कि तुमने सारा माल कहाँ पर छुपाया है। तो पुष्पा उसे कहता है कि भाई साहब, आप माल लेने के लिए आए हो या जो मिला उसे बरामद करने के लिए आए हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी एक गोली चलेगी और यहाँ पर कहीं कुल्हाड़ियाँ चलेगी। डर के मारे गोविंद को वहाँ से जाना ही सही लगा, क्योंकि इस वक्त उसके पास में कोई रास्ता भी नहीं था। और अब इस तरह से धीरे धीरे पुष्पा इन सभी लोगों का लीडर बन चुका था। केशव भी अब उसकी बातों में आकर उसकी हाँ में हाँ मिला था। जब वह अपनी दिहाड़ी लेने पहुँचा तो मैनेजर उसे बोलता है कि केशव, तू तो अपनी दिहाड़ी ले लिया, अब किसके लिए लेने आया है? तब केशव बोलता है कि वह देख, वहाँ पर जो पैर पर पैर रखकर बैठा है, बीड़ी पी रहा है, राजा की तरह अपुन का नया मालिक है, तो अब मैं उसके लिए ही लेने आया हूँ। और फिर मैनेजर बोलता है, जा दे दे उसे, पर उसकी अकड़ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उनकी यह बातें चल रही थी और तभी वहाँ पर गोविंदा अपनी पूरी फोर्स को लेकर वहाँ पर आ गए। लेकिन पुष्पा यह बात जानता था कि आज अगर वह डर गया तो मतलब मर गया, और वह गाड़ी के अंदर सारी लकड़ियाँ डाल देता है और उस ट्रक को खुद ही चलाने लग जाता। उसके पीछे काफी सारी पुलिस पड़ी होती है, लेकिन एक वक्त बाद में उन्हीं के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, भाई बहुत गर्मी हो रही है, चलो लस्सी पीते पीते बात करते ना। पुलिस स्टेशन में आ जाओ, जहाँ पर पुलिस वाले उसकी खूब पिटाई करते मिलते हैं और बोलते हैं, बता साले, तूने सारी लकड़ियाँ कहाँ पर रखी है? तो पुष्पा कहता है, मैंने बताया तो मालिक मार देगा। तो वह कहते हैं कि मालिक मालिक कौन है? काफी पिटाई के बावजूद भी वह अपना मुंह नहीं खोलता है कि आखिर उस दिन उसने उन लकड़ियों से भरा ट्रक कहाँ पर डाला। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला वहाँ आकर कहता है कि यह अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। उसको पूछता है कि आखिर बता, तेरा पूरा नाम क्या है? तो वह कहता है कि मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पा राज। पुलिस वाला कहता है कि तेरे बाप का नाम क्या है? यहाँ पर उसके पिता का नाम सुनकर उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर देख पाता है कि जब वह अपनी माँ के साथ एक स्कूल के अंदर अपना दाखिला लेने गया तो उसके नाजायजपन की वजह से उसे उसके बड़े भाई आकर कह देते हैं कि तू तो एक नाजायज औलाद है, हमारे पिता तेरी माँ के घर पर 2-3 बार चाय पीने के आ गए, तूने तो हमारे खानदान का नाम ही अपने नाम में जोड़ लिया, तेरा नाम सिर्फ पुष्पराज है, बोल तेरा नाम क्या है? और वो बच्चा धीरे से बोलता है, पुष्पा। जोर से बोल, तेरा नाम क्या है? तो फिर वह बोलता है, पुष्पराज। और इतना बोलने के साथ ही उसका कंधा हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है। खूब सारी कुटाई के बावजूद भी पुष्पा ने उन्हें कुछ नहीं बताया था और तभी ट्रक के मालिक उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। यह थी रेड्डी गैंग, जो कि 3 भाइयों के जरिए चलाई जा रही थी। सबसे छोटा था जोली रेड्डी, जिसके काम तो सिर्फ शबाब और शराब, उसे हर वक्त अपने बिस्तर पर एक लड़की चाहिए। उसके बाद में था उसका बड़ा भाई चक्का रेड्डी, धंधे में सबसे तेज और होशियार भाई था कि सारा काम वही संभालता है। और तीसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम था कोंडा रेड्डी। एक दिन दुश्मन से बदला लेने के चक्कर में उसने जिस कार पर बम फेंका, तुझसे उनका एक हाथ भी चला गया, मगर बदला तो वह लेकर रहे। और यही रेड्डी गैंग शीशा चलन के जंगलों से इस लाल चंदन को जापान तक इंपोर्ट करवाने का काम करती थी। जोली उसे कहता है कि आखिर तूने हमारा माल कहां पर छुपाया है, जल्दी से हमें बता दो। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमने भी इससे खूब पूछा, लेकिन इसने तो कुछ बताया नहीं। तो पुष्पा कहता है कि वाले साल का कितना कमाते, 60,000 तुमको बताता तो क्या मिलता, इनको बताता तो कुछ तो मिलेगा, चलो ठीक है। 5 लाख में डील डन करते हैं।
तुम मुझे मैं तुम्हें बताता हूँ लकड़ियाँ कहाँ है। तो जोली बोलता है कोई जंगली में तुझ जैसे को चल निकल यहाँ से, ज्यादा बोलेगा तो तेरी लाश यहाँ पर दफन कर दूंगा। तू जानता नहीं हम कोंडा रेड्डी के आदमी है। तो पुष्पा कहता है कि अगर लकड़ी का पता मैं नहीं बताएगा तो क्या कोंडा रेड्डी तेरे को बताएगा। और फाइनल रेड्डी गैंग को उनकी बात माननी पड़ती है। जहाँ पर पुष्पा ने लेकर जाता है उसी सुनसान जंगल के अंदर एक छोटे से कुएं के पास में, जहां पर वो जब अपना ट्रक लेकर जा रहा था तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना लकड़ी से भरा ट्रक उसी कुएं में पटक देता है। इसका शानदार दिमाग और हिम्मत को देखकर और जग्गा रेड्डी उसे पूरे 5 लाख देता है। और जब पुष्पा वापस अपने घर जाने के लिए उस गाड़ी के अंदर बैठ रहा होता तो जोली उसे कहता है कि हुए कहाँ पर आ रहा है, देहाती मजदूर है। तो यह मत समझना कि गाड़ी के अंदर हमारे साथ बैठकर आया तो हमारे साथ बैठकर जाएगा। यह पकड़ 20 रुपए, चल निकल यहाँ से। इस बात से तो पुष्पा को काफी हद तक गुस्सा आ जाता है। वह केशव को पूछते कि गाड़ी कितने की आती है तो कैसे बोलता है हाँ यह डिब्बा आ जाएगा करीब 5 लाख रुपए तक का। तो पुष्पा बोलता है मेरे लिए भी एक लाल कलर की ऐसी ही गाड़ी लेकर आ। तो केशव कहता है कि भाई अगर अपन इन सारे पैसे से यह गाड़ी ले आए तो अपन वापस गरीब हो जाएंगे और अपने को दिहाड़ी करनी पड़ेगी। तो पुष्पा कहता है कि अब बात ईगो पर आ गई, अपन आया भी उसी गाड़ी में था और जाएगा भी उसी गाड़ी में, जा जाकर मेरे लिए गाड़ी लेकर आ। और अब केशव वही एक लाल कलर की दिखने वाली गाड़ी लेकर आता है, जहां पर वह उसकी मां को भी अपनी गाड़ी दिखाता है। यह तीनों ही काफी खुश होते हैं। लाल चंदन की लकड़ी के भरे ट्रक को पुलिस से बचाने में पुष्पा ने दिलेरी दिखाई, इसलिए कोंडा रेड्डी उसे खुद अपने पास बुलाता है। यहाँ पर कोंडा रेड्डी की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर कुछ और दूसरे ट्रक चलाने वाले जो कि पुलिस चेक पोस्ट पर आते अपना सारा माल ही छोड़कर भाग गए थे और करीब 10 टन माल पुलिस ने पकड़ लिया था। तो कोंडा रेड्डी उन पर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा कहता है नाच ना आए तो गाने को बुरा नहीं कहते, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग ही जीत दिला सकती है। तो कोंडा कहता है कि अगर तेरे पास दिमाग है तो आकर बता प्लान क्या है। तो पुष्पा कहता है कि मैं सबके सामने यह प्लान नहीं बता सकता, यह प्लान है जो मैं तुम्हें अकेले में हूँ बताऊंगा। और वह प्लान था दूध के टैंकर को 2 हिस्सों में काटकर आधे हिस्से में चंदन वाली लकड़ी को डालकर ऊपर से दूध डालकर चेक पोस्ट से निकाल देने का। और ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। यह लोग धीरे धीरे मालामाल भी होते जाते हैं, लेकिन पुलिस के नाक के नीचे से सारा माल निकल रहा होता है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती। वहीं पर पुष्पा की नजर दूध बेचने वाली एक लड़की पर जाती है जिसका नाम होता है श्रीवनी। उससे प्यार होता है। केशव पूछता है कि यह लड़की मुझे देखा क्या, वह मेरी तरफ देखकर हंसी या क्या वह भी मुझे देखकर निकली क्या। तो केशव बोल देता है कि नहीं भाई अभी तक तो देखा ही नहीं। तो वह कहता कि दिल रखने के लिए तो कम से कम तू मुझे बोल सकता है कि हाँ मुझे देखती रहती है, क्योंकि पुष्पा तो श्रीवल्ली के प्यार में एकदम फिदा हो चुका था। एक दिन रोज की तरह जब यह लोग चेक पोस्ट से निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पर गोविंद उनकी ट्रक को रोक लेता और कहता है कि ऊपर से तेरा ट्रक खाली और नीचे से फटा ढोल, आखिर माजरा क्या है, डबल ढोल की कहाँ से लाया है। तो वह दोनों ट्रक ड्राइवर बता देते कि हमें पुष्पा ने कहा करने के लिए। गोविंद कहते हैं कि तुम आज से उसके लिए काम नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। साउथ साइड में मूवीज का प्रचलन था और नागार्जुन तो इनके लिए भगवान थे कि पिक्चर देखने के लिए श्रीवल्ली और उसके कुछ दोस्त वहां पर पहुंचती है, लेकिन 15 रुपए का टिकट 100 रुपए का बिक रहा था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां पर केशव आता है और कहता कि मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, लेकिन तुझे मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो श्रीवल्ली कहती क्या करना पड़ेगा। तो केशव कहता है कि तुझे मेरे दोस्ती यानी कि पुष्पा को देखना पड़ेगा और जाते टाइम हंसते जाना। पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसकी सहेलियां कहती है कि यार 1000 रुपए मिल रहा है, मान जा, कम से कम मूवी देखेंगे, हंस के देखना ही तो है।
और क्या करना है। जिसके बाद तो अगले दिन पुष्पा मंदिर के सामने प्रसाद लेकर भगवान से मन्नत करके बाहर निकल रहा होता है कि अगर आज तो मुझे देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो मुझे जिंदगी भर कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तभी केशव कहता है 1000 दिया, ऐसे कैसे नहीं दिखेगी। तो पुष्पा कहता है 1000 नहीं भाई, वह तो मैंने मंदिर में पुजारी को दिया ना था कि आपके लिए प्रार्थना करें कि वह आपको देखें तो मजा आएगा। तभी वहाँ पर श्रीवल्ली और उसके दोस्त वहाँ पर पुष्पा को देखती है तो पुष्पा तो मानो उसकी स्माइल पर फिदा हो जाता है और केशव को कहता है रे वाह यार, सेट हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ उसको आई लव यू बोलने के लिए। तो केशव उसे रोकते हुए बोलता है नहीं भाई, अभी मत जाओ, अभी तो प्रार्थना करिए तो तुम उससे झुकोगे नहीं, जाओ मत। लेकिन पुष्पा को तो उसके प्यार ही दिख रहा था और वह सीधा जाकर पहुंच जाता है श्रीवल्ली के पास और बोलता है मैं मस्त लगता है ना। फिर श्रीवल्ली बोलती है चल चल, वह तो मैं इसलिए देख रही थी कि तुम मुझे देखकर पागल हुआ जा रहा था। और हाँ, केशव ने 1000 रुपए दिया था तुझे देखकर स्माइल पास करने के लिए। बात सुनकर दो पुष्पा गुस्सा हो जाता है और वह जाकर सीधा केशव को पकड़कर बोलता है साले, तूने 1000 रुपए दिए, उसको पूरे कैरेक्टर की माँ बहन करके रख दी तूने। वह क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं पैसे देकर चीज खरीदता हूँ। तो केशव कहता है सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। तो पुष्पा कहता है बस ठीक है, गलती होगी तो एक काम और कर, तू जा उसके पास और उसको 5000 दे है। 5000 काय को 5 दिन देखने के। अरे नहीं, अब जाकर उसको बोल कि मुझे किस करे आके। और अब 5000 के लालच में तो वह आई जाती है और सीधा अगले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पहुंच जाती चुम्मी देने के लिए पुष्पा के पास। अब पुष्पा मुंह में इलायची खाकर मस्त उसका लिप टू लिप किस लेने के लिए बैठा होता है, मगर इतनी में ही श्रीवल्ली जोर से रो देती है और कहती है कि मैं पहली किस अपने पति को ही दूंगी। और इतना रोने के साथ ही उसकी फ्रेंड्स भी वहां पहुंच जाती। वह कहती है तुमने क्या किया इसके साथ। तो पुष्पा कहते हैं मैंने क्या किया इसके साथ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यह पूछो उसको। और ऐसे ही लंबा चौड़ा नाटक करने के बाद श्रीवल्ली वहां से निकल पड़ती है और पुष्पा कहता है कि 5000 हिसाब तो उससे लेकर रहूंगा, पैसे क्या ऐसे ही मिलते हैं, कमाना पड़ता है। और फिर हम इंटरव्यूज होते हैं कहानी के एक और कैरेक्टर से जिसका नाम है मंगल सिंह के पास में 1000 टन लाल चंदन की लकड़ियां होती है जो कि पुलिस के आए दिन बहकावे में ना आने की वजह से वह अपनी सारी लकड़ियों को कोंडारे गोडाउन में छुपाने के लिए आता है। उसे कहता है कि अगर तुम कुछ महीनों के लिए मेरा ही सारा माल पुलिस से छिपा लोगे तो तुम्हारी मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी। तो कोंडा रेड्डी कहता है कि हाँ, मेरे पास एक नया लौंडा, इसका नाम है पुष्पा, इसके आने के बाद तो पुलिस ने हमारी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी, यह काम तुम्हारा वह संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से मजे करो। लेकिन अब क्योंकि गोविंद को इनके सीक्रेट ठिकाने का पता लग चुका था तो बहुत सारे पुलिस वाले वहां पर भिजवा कर रंगे हाथ पुष्पा और साथ ही कोंडा रेड्डी की गैंग को पकड़ना चाहता था। यह बात अब पुष्पा को भी पता चल जाती है, इसलिए वह वहां पर मौजूद सारी चंदन की लकड़ियां पानी में फेंक देता है और काफी सारे पैसे केशव को देकर डैम को बंद करवाने के लिए यहां से भेजता है। और जब गोविंद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है तो फिर वहां पर कुछ नहीं मिलता है सिवाय हार के। और अब हजारों टन माल बचा लेने के बाद मंगल चीनू के सामने पुष्पा की अच्छी इमेज बन चुकी होती है और फिर वो उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है जहां पर बड़े बड़े पुलिस वाले और बड़े बड़े नेता और उसे उदय मौजूद थे जो कि सिंडिकेट के लिए काम किया करते थे। सिंडिकेट जो कि एक पूरी टीम है जो लाल चंदन लकड़ी को इलीगली इंडिया से चाइना इंपोर्ट करवाती थी और फिर वहां से वह लकड़ी जापान जाती थी वहां महंगे बाजे बनाने के लिए। इसी बीच पुष्पा को एक बात पता चलती है कि जो माल 1 टन का मंगल सीनू चेन्नई के मुर्गन को 2 करोड़ में बेचता है और उसका सिर्फ 25% ही यानी के 25 लाख ही गोंडा रेड्डी और उसके साथियों में देता है। आखिर बाकी का पैसा वह अपने पास क्यों रखता है, यह सारी लीगल जानकारी इसने अभी तक किसी को बताई क्यों नहीं। वह सारी बात कोंडा रेड्डी चड्डी को बताता है तो कोंडा रेड्डी कहता है ठीक है,
तो खुद ही जाकर उसे पैसा बढ़ाने के बारे में बात कर दे। अगर वह बात करते हाँ तो ठीक है, अगर नहीं बात करता है और कोई भी लफड़ा होता है तो मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। और अभी जैसे कि पुष्पा के मन में श्रीवल्ली बस चुकी थी और उसने यह बात सुन ली कि वह अपनी पहली किस अपने पति को ही देगी, इसलिए वह शादी करवाने के लिए अपनी मां को उसके घर पहुंचा देता है। लेकिन तभी वहां उसका एक सौतेला भाई पहुंच जाता है, उस सारे किए कराए पर पानी फेर देता है और कहता है कि मलेडी परिवार का नाम तेरे नाम से नहीं जुड़ेगा, और साथ ही श्रीवल्ली के पिता को भी कह देता है कि नाजायज औलाद के घर आप अपनी बेटी को दे रहे हो, एक बार सोच तो लीजिए। इतना सुनने के साथ तो पुष्पा गुस्से में आ जाता है, उसके सिर पर एक धड़ा मारता है, लेकिन इतने में उसके माँ टकराकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी माँ के सिर से खून बहने लगता है तो पुष्पा अपनी माँ को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। तो कैसे आकर पूछता है कि आखिर भाई आप इतना रो क्यों रहे, इस बात से आपको इतना क्या बुरा लग गया। तो पुष्पा बताता है कि काफी साल पहले जब मेरे पिता की मौत हुई तो उनके बड़े बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, घर का सारा सामान फेंक दिया और साथ ही मेरे गले के अंदर मेरे बाप की आखिरी निशानी उनका लॉकेट था, वह भी छीन कर ले गया। मैं पुष्पराज नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है, मैं सबको एक एक करके देख लूंगा। और अगले दिन सीधा पहुंच जाता है मंगल सीनू के पास, जो कि इस वक्त गांव रेड्डी को मार रहा है, क्योंकि उसने 25 का 50 करने के लिए बोला था, मगर वह उसे जान से मार देता है, वह भी एमएलए के सामने ऑन कॉल, और एमएलए उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वह पुष्पा से पूछते हैं कि आखिर पुष्पा तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वह कहता है कि मैं भी अपना 50 करवाने आया था, लेकिन यह सब देखकर तो मुझे अब 1 टन का 1 करोड़ लेगा मैं, और अगर तू नहीं देगा तो जाकर सीधा चेन्नई में मोर्गन से डील करेगा मैं। इतना सुनते के साथ ही तो वहाँ पर मंगल सीनू के आदमी इस पर बरस पड़ते हैं, लेकिन पुष्पा भी किसी से कम नहीं था, वह भी सबको पटक कर मारता है और कहता है पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है में। और अब जब इतनी लड़ाई हो ही चुकी थी तो सीधा पुष्पा अपने 10 टन माल लेकर पहुंच जाता है चेन्नई के मोर्गन के पास और उसको बोलता है कि यह मेरा सैंपल देखूं, तुझे पता चल जाएगा कि आखिर किस टाइप का माल तेरे पास लेकर आया हूं। इस सैंपल को देखकर तो खुद मोर्गन उसके पास नीचे आ जाते हैं और कहता है यह क्या माल लेकर आया है, मैं तो माल जब धंधा शुरू करा तब देखा। उस पर पुष्पा कहता है कि अगर तुझे माल चाहिए तो तू सीधा मुझसे डायरेक्ट डील कर, बीच में मंगल सीनू नहीं आएगा। और उसके साथ जोली रेड्डी को पता चल चुका होता है कि जिस शख्स ने पुलिस को हमारे पूरे ठिकाने और पूरी लकड़ियों के बारे में इन्फॉर्म किया वह और कोई नहीं बल्कि श्रीवल्ली का बाप ही था। इसलिए सबसे पहले श्रीवल्ली के पास पहुंचता है कि अगर तू अपने बाप को बचाना चाहती है तो यह ले पीली साड़ी और रात को इत्र लगाकर कजरा लगाकर मेरे पास आ जाना और सुबह तेरे बाप को मुझसे ले जाना। अब श्रीवल्ली अपने बाप को बचाने के लिए करती भी तो क्या करती और सीधा रेडी होकर पहुंच जाती है सबसे पहले तो पुष्पा के पास और सारी बात क्लियर करती है कि जोली रेड्डी ने मेरा फायदा उठाया और मेरे पिता को अपने घर पर कैद कर रखा है और मुझे बुलाया है। अब श्रीवल्ली तो पुष्पा का पहला प्यार थी तो वह उसे मना कैसे कर सकता था, और इसी के साथ में पहुंचाता है जोली रेड्डी के पास में और उसे तोड़ देता है, उसे खूब मारता है, खूब पीटाता, उठा कर फेंक देता है। केशव कहते हैं कि रे भाई रुको रुको, हमने इसके बाप को छुड़वा लिया, अब चलो यहाँ से, इतना ज्यादा मारोगे तो मर जाएगा और अगर यह बच गया तो यह अपने भाई को बता दी तो इसके भाई तो आपकी हड्डी तोड़ देंगे। तो जोली कहता है सुन, यह लड़ाई तेरे
और मेरे बीच की है तो कुछ ना कहता है। यह कहीं ना तूने मर्दों वाली बात, अपने बॉडी को सही कर लेना तो वापस आ जाना लड़ने के लिए। तेरे को बताता हूँ कि तूने किस पर हाथ रखा था। और फिर आता है मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग सामी बलम सामी। तो फिर वही हॉस्पिटल में जोली रेड्डी की खराब हालत को देखकर कोंडा रेड्डी अपने बाकी लोगों से पूछा है कि आखिर इसे मारा किसने, यह तो बता नहीं रहा और तुम में से किसी को पता नहीं। मगर उस दिन वहां पर एक लड़की अपने बाप को छुड़वा कर लेकर गई थी और भाई जान तो कि वह लड़की कौन थी और जोली के हाल किसने किया होगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है पुष्पा और केशव पर, जो की बात कर रहे थे कि हमने जो जोली की हालत करी उसके लिए कोंडा रेड्डी माफ नहीं करेगा। और इतने में कोंडा रेड्डी गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं और बोलता है पुष्पा, कल हवाले का पैसा जो हम लेकर आने वाले हैं उसका नोट तेरे पास पड़ा है। पुष्पा कहता है हाँ, वह मैंने संभाल कर रखा है, कल जल्दी सुबह वहाँ से पैसा निकाल कर ले आएंगे। लेकिन तभी केशव को शक होता है कि क्या कोंडा रेड्डी ने उनकी बातें सुनी है। नहीं जा एक तरफ तो अगले दिन पुष्पा और कोंडा रेड्डी नोट को लेकर हवाले का पैसा लेने के लिए गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव जब घर पर बैठा होता है तो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगाकर गाना गा रही होती है। तो केशव कहता है कि आखिर मेरा गाना जो मैं गा रहा था तूने सुना कैसे और तू सेम गाना कैसे गुनगुना रही है। तो कामवाली बताती है कि गेट के बाहर तो सारी बात सुनाई पड़ती है और कल तुम जो बात कर रहे थे ना कि तुमने जोली रेड्डी को पटक टक कर मार दिया, तो वह बातें मैंने और कोंडा रेड्डी ने सुन ली थी। यह सुनकर तो केशव के पैरों तले से जमीन हिल गई और वह पुष्पा को खतरे का एक मैसेज भेज देता है। हालांकि रास्ते में जाते वक्त पुष्पा उस मैसेज को देख लेता है लेकिन तभी कोंडा रेड्डी के लोगों पटक कर धोने लगते हैं। अगर उसी वक्त दूसरी ओर से मंगल सीनू के आदमी आकर कोंडा रेड्डी को मार देते हैं। हालांकि वह वहां पर आए तो पुष्पा को जान से मारने थे, क्योंकि पुष्पा ने डायरेक्ट डीलिंग मोर्गन के साथ जो करी थी। मगर कोंडा रेड्डी मारा जाता है और फिर यात्रा में काफी अच्छा फाइट सीन दिखाया जाता है कि मंगल सीनू के साले ने जो अटैक पुष्पा पर करा था, पुष्पा उन सभी अटैक से बचकर ऑन कॉल मंगल सीनू के सामने उसके साले को जान से मार देता है और कहता है कि सिर्फ 5 मिनट पहले उसे मारा। अगर तुमने 5 मिनट पहले कॉल किया होता तो मैं उसे छोड़ देता। वहीं पर अगले दिन पूरे गांव के अंदर शोक का माहौल था, क्योंकि कोंडा रेड्डी जो कि गांव के कई नामी गिरामी आदमी था वह मर चुका था और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मंगल सीनू भी आया था। मंगल सिंह यहाँ पर पुष्पा और कोंडा रेड्डी को कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है जिसकी बॉडी चाहिए, और साथ ही पुष्पा ने सिंडिकेट की मेंबर्स के साथ में दगाबाजी करी है। यह काम हमारा था, सारा लकड़ी का माल पहुंचाना, मगर यह बीच में क्यों आया। तो पुष्पा कहता है कि मंगल सीनू भी कुछ कम नहीं, हमें 25 लाख देकर 1 टन माल 25 की जगह 2 करोड़ में भेजता है। क्या यह दगाबाजी नहीं है? सिंडिकेट के लोगों से हर किसी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। एमएलए साहब, यह लो आपके लिए 3 करोड़ सिर्फ कमीशन। अगर मैं सिंडिकेट में मंगल सीनू की जगह पर आ गया तो सभी को माला माल कर दूंगा। एक बार मुझ पर विश्वास कर तो देखो, क्या आज तक मेरी रखवाली के अंदर कोई पुलिस वाला एक भी लकड़ी का टुकड़ा ले जाया पाया है। एमएलए को भी पुष्पा की बात में दम लगता है और वह सिंडिकेट मैन हेड मंगल सीनू की जगह पुष्पराज को बना देता है। जिसके बाद तो पुष्पा के हर जगह जलवे ही जलवे होते हैं। मगर अब इनको रोकने के लिए पहुंच चुका था भैरव सिंह शेखावत, इस कहानी का एक और लीड कैरेक्टर। पुष्पा इस बात को जानता था कि गोविंद के ट्रांसफर के बाद में जो भी पुलिस वाला यहाँ पर आया है, अगर उसने उसके साथ में पैसों की सेटिंग बैठा कर रख ली तो आगे धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वह एक खोखा लेकर सीधा शेखावत के पास पहुंचता है तो वह कहता है मन्ने कुछ कम लागे। उसके लोग मिलकर सारे नोटा फिर से गिनते हैं। वह कहते कि सर नोट तो पूरे, लेकिन आप कह रहे कि कुछ कम लग रहा है। तो भैरव सिंह कहते हैं कि हाँ कुछ तो कम है। सुखलाल यह शर्ट देख रहा है, इसका शर्ट भी सफेद है
और मेरा भी सफेद है, पर पता है फर्क किधर है? फर्क है ब्रांड में। देख किसके कंधे पर कोई ब्रांड नहीं है, यह देख मेरे कंधे पर ब्रांड है। ब्रांड अपने बाप का नाम बोल। पुष्पा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिर वह अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और फिर बेरोसिन कहता है, रे अपनी मुट्ठी मत बीच बीच, यह काम खाली महारा महारा, गोली मार दूंगा। और फिर धीरे से पुष्पा कहता है, और कितना कम पड़ रहा है साहब? और फिर भैरव सिंह कहता है, साहब नहीं सर, बोल सर, बस इसी चीज की तो कमी थी। अगर तू मेरे को इज्जत देगा सर, बोलेगा तो खुद भी कायदे में रहेगा, तो फिर शादी में भी जा पाएगा। और आज से मैं डिसाइड करूंगा कि कितना पैसा मेरे को लेना और कितना तेरे को देना है, कौन सी डील कब करनी है और कौन सी डील कब नहीं करनी है, समझ में? चल निकल यहाँ से। पुष्पा की अभी तक की लाइफ में कोई भी उसका बॉस नहीं था, लेकिन पुष्पा उसकी सारी बातों को हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और जब भी उसका फोन आता वह जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे सारा पैसा भी दे डालता। एक दिन जब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली के साथ होने वाली होती है, उस रात वह वहाँ नहीं बल्कि भैरव सिंह शेखावत के साथ बैठकर पहाड़ पर दारू पी रहा होता है। और यहाँ पर उसे हर वह बात याद दिलाता है कि किस तरीके से उसने उसे जलील किया था, उसकी माँ के नाम पर, उसकी बीवी के नाम पर और यहाँ तक कि उसके बा के नाम पर। यहाँ पर पुष्पा अपनी बंद मुट्ठी में उसकी बंदूक निकालकर कहते हैं कि शेखावत भूतनी के, तेरी बंदूक के अंदर एक गोली ज्यादा है। जिस दिन मैंने अपनी मुट्ठी बंद करी थी ना, तो तेरी गोली जब चल जानी चाहिए थी मगर चली नहीं, तो वह गोली आज चलेगी। वह अपने हाथ में मार देता है और अपना खून भरा हाथ अपनी शर्ट के पीछे दे मार कर कहता है कि तूने फ्रेंड बोला था ना उस दिन, मेरा खून जो मेरे बाप का था वह आज भी मेरी रगों में दौड़ रहा है, यही मेरा ब्रांड है। शेखावत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि पुष्पा उसके साथ क्या कर रहा है। और फिर पुष्पा उसे बोलता है कि खोल अपना शर्ट। डरते डरते शेखावत अपना शर्ट खुलता है। वह कहता कि तू बचेगा नहीं पुष्पा, तू जानता नहीं कि तो किसके साथ क्या कर रहा है। तो उसका कहता है, चल इसी बात पर अपनी पैंट खोल। उसे पूरा नंगा कर देता और फिर खुद भी नंगा होकर सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सुन, ब्रांड आदमी अपने कर्मों से होता है, ना कि अपने पहनावे से। अगर आज मैं नंगा अपने घर वापस जाऊंगा ना, तो लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, मगर तू नंगा कर पहुंचेगा तो तेरा कुत्ता तक तुझे नहीं पहचानेगा। और कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, कौन सी दिल कब होगी कब नहीं, अबे सारा काम मैं संभाल लूंगा, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। तू कहने को तो पुलिस वाला होगा मगर तेरी कोई सुनेगा तक नहीं। और वही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चड्डी में अपनी शादी के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते के साथ ही सभी लोग जो कि पुष्पा की इज्जत करते थे वह कपड़े पहनाते हैं। वहीं दूसरी और नंगा बदन जब शेखावत अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसका कुत्ता तक उस पर भोग रहा होता है बिना वर्दी के। तो कुत्ता नहीं पहचानता था। अब जा एक तरफ तो पुष्पा की शादी श्रीवनी के साथ होती है, वहीं दूसरी और भैरव सिंह शेखावत क्रोध की ज्वाला में चल रहा होता है। और अब इसके आगे कहानी पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।